चैप्टर 10 घास का मैदान। जेकब ने फ़ोन नहीं किया। पहली बार जब मैंने फ़ोन किया तो बिली ने जवाब दिया और मुझे बताया कि जेकब अभी भी बिस्तर पर है। मैं उत्सुक हो गया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिली उसे डॉक्टर के पास ले गया है या नहीं। बिली ने कहा कि वो उसे डॉक्टर के पास ले गया है, लेकिन किसी कारण से मैं ठीक से नहीं बता पाया। मुझे वास्तव में उस पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अगले 2 दिनों तक दिन में कई बार फिर से फ़ोन किया, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। शनिवार को मैंने उससे मिलने जाने का फैसला किया, निमंत्रण की परवाह किए बिना। लेकिन छोटा लाल घर खाली था। इससे मैं डर गया कि क्या जेकब इतना बीमार था कि उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत थी। मैं घर वापस जाते समय अस्पताल में रुका, लेकिन फ्रंट डेस्क पर नज़ ने मुझे बताया कि जेकब या बिली दोनों ही अंदर नहीं थे। मैंने चार्ली को काम से घर आते ही हैरी क्लियरवाटर को फ़ोन करने को कहा। मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था, जबकि चार्ली अपने पुराने दोस्त से बात कर रहा था। बातचीत जेकब का जिक्र किए बिना ही अनंत काल तक चलती रही। ऐसा लग रहा था कि हैरी अस्पताल में था, उसके दिल की किसी तरह की जांच के लिए। चार्ली का माथा पूरी तरह से सिकुड़ गया था, लेकिन हैरी ने उसके साथ मजाक किया, उसे अनदेखा किया, जब तक कि चार्ली फिर से हंसने नहीं लगा। तभी चार्ली ने जेकब के बारे में पूछा, और अब बातचीत के उसके पक्ष में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, बस बहुत सारे हम और हाँ। मैंने अपनी उंगलियां उसके बगल में काउंटर पर तब तक बजाईं जब तक कि उसने मुझे रोकने के लिए अपना हाथ मेरे ऊपर नहीं रख दिया। अंततः चार्ली ने फ़ोन रख दिया और मेरी ओर मुड़ा। हैरी का कहना है कि फ़ोन लाइनों में कुछ समस्या है और इसी कारण आप बात नहीं कर पाए हैं। बिली जैक को वहां डॉक्टर के पास ले गया और ऐसा लग रहा है कि उसे मोनो है। वो बहुत थका हुआ है और बिली ने कहा कि कोई विजिटर नहीं आएगा। उन्होंने बताया कोई आगंतुक नहीं आया। मैंने अविश्वास से पूछा। चार्ली ने एक भौं उठाई। अब तुम खुद को परेशान मत करो बिली जानता है कि जैक के लिए क्या अच्छा है। वह जल्दी ही उठकर ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो। मैंने इस पर जोर नहीं दिया। चार्ली हैरी के बारे में बहुत चिंतित था। ये स्पष्ट रूप से अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए उसे मेरी कम चिंताओं के बारे में परेशान करना सही नहीं होगा। इसके बजाय मैं सीधे ऊपर गया और अपना कंप्यूटर चालू किया। मुझे ऑनलाइन एक मेडिकल साइट मिली और मैंने सर्च बॉक्स में मोनोन्यूक्लियोसिस टाइप किया। मोनो के बारे में मुझे बस इतना पता था कि यह किस करने से होता है, जो कि जैक के मामले में बिल्कुल भी नहीं था। मैंने उसके लक्षणों को जल्दी से पढ़ा। उसे निश्चित रूप से बुखार था, लेकिन बाकी सब क्या था? कोई भयानक गले में खराश नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई सिरदर्द नहीं, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक कि वो मर नहीं गया। फिल्म देखने के बाद घर लौटते समय उसने कहा था कि वह बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा है। क्या ये सब इतनी जल्दी हुआ? लेख से ऐसा लग रहा था कि दर्द सबसे पहले दिखाई दिया। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर नज़र डाली और सोचा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे इतना संदेहास्पद क्यों लगा, जैसे मुझे बिली की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ। बिली हैरी से झूठ क्यों बोलेगा? मैं शायद बेवकूफ़ी कर रही थी। मैं बस चिंतित थी, और सच कहूं तो मुझे डर था कि मुझे जेकब से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे मैं घबरा गई थी। मैंने लेख के बाकी हिस्से को सरसरी तौर पर पढ़ा, ताकि ज़्यादा जानकारी मिल सके। जब मैं इस हिस्से पर पहुंचा कि मोनो 1 महीने से ज़्यादा समय तक चल सकता है, तो मैंने पढ़ना बंद कर दिया। 1 महीना, मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन बिली इतने लंबे समय तक किसी से मिलने जुलने की बात पर जोर नहीं दे सकता था। बिल्कुल नहीं। जैक इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ा पागल हो जाएगा, बिना किसी से बात किए। वैसे बिली को किस बात का डर था? लेख में कहा गया था कि मोनो से पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक गतिविधि से बचना चाहिए, लेकिन आगंतुकों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। ये बीमारी बहुत संक्रामक नहीं थी। मैं बिली को 1 सप्ताह का समय दूंगा। मैंने तय किया, इससे पहले कि मैं दबाव डालूं। 1 सप्ताह उदारता थी। 1 सप्ताह लंबा था। बुधवार तक मुझे यकीन हो गया था कि मैं शनिवार तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। जब मैंने बिली और जेकब को
1 हफ्ते के लिए अकेला छोड़ने का फैसला किया था, तो मुझे वाकई यकीन नहीं था कि जेकब बिली के नियम के साथ चलेगा। हर रोज जब मैं स्कूल से घर आता, तो मैं मैसेज देखने के लिए फ़ोन की तरफ भागता। कभी कोई मैसेज नहीं आता था। मैंने उसे 3 बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन लाइनें अभी भी काम नहीं कर रही थीं। मैं घर में बहुत ज़्यादा समय बिताता था और बहुत ज़्यादा अकेला रहता था। जेकब के बिना और मेरे एड्रेनालाइन और मेरे विकर्षणों के बिना मैं जो कुछ भी दबा रहा था, वह मुझ पर हावी होने लगा। सपने फिर से मुश्किल हो गए। मैं अब अंत को आते हुए नहीं देख सकता था। बस भयानक शून्यता, आधा समय जंगल में, आधा समय खाली फर्न समुद्र में जहां अब सफ़ेद घर मौजूद नहीं था। कभी कभी सैम ओली जंगल में था, मुझे फिर से देख रहा था। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी उपस्थिति में कोई आराम नहीं था। इसने मुझे कम अकेला महसूस नहीं कराया। इसने मुझे रात रात भर खुद को जगाने से नहीं रोका। मेरे सीने में छेद पहले से भी ज्यादा खराब हो गया था। मुझे लगा था कि मैं इसे नियंत्रित कर लूंगा, लेकिन मैंने पाया कि मैं दिन ब दिन झुकता जा रहा था, अपनी कमर को एक साथ पकड़े हुए और सांस के लिए हौंफता हुआ। मैं अकेले ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत राहत मिली, बेशक चीखते हुए, और याद आया कि आज शनिवार है। आज मैं जेकब को कॉल कर सकता था, और अगर फ़ोन लाइन अभी भी काम नहीं कर रही थी, तो मैं लापुश जा रहा था। किसी न किसी तरह आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। अकेला सप्ताह। मैंने फ़ोन मिलाया और फिर बिना ज़्यादा उम्मीद लगाए इंतजार करने लगा। जब बिली ने दूसरी घंटी पर जवाब दिया तो मैं अचंभित रह गया। नमस्ते। ओह, अरे, फ़ोन फिर से काम कर रहा है। हाय बिली, मैं बेला बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये जानने के लिए फ़ोन कर रही थी कि जेकब कैसा है। क्या वह अभी भी मिलने के लिए तैयार है? मैं सोच रही थी कि मैं भी आ जाऊं। मुझे खेद है, बेला, बिली ने बीच में टोका, और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह टीवी देख रहा था। वह विचलित लग रहा था। वह घर पर नहीं है। ओह, मुझे 1 सेकंड लगा, तो फिर उसे बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ, बिली ने एक पल के लिए बहुत देर तक हिचकिचाहट दिखाई। पता चला कि यह मोनो नहीं था, बस कोई और वायरस था। ओह, तो वह कहाँ है? वह अपने कुछ दोस्तों को पोर्ट एंजल्स तक ले जा रहा है। मुझे लगता है कि वे कोई डबल फीचर या कुछ और देखने जा रहे थे। वह पूरे दिन के लिए चला गया है। खैर, ये राहत की बात है। मैं बहुत चिंतित था। मुझे खुशी है कि वह बाहर निकलने के लिए काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है। जब मैं बड़बड़ा रहा था तो मेरी आवाज़ बहुत ही नकली लग रही थी। जेकब की हालत में सुधार था, लेकिन वह मुझे फ़ोन करने लायक नहीं था। वह दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था। मैं घर पर बैठा था, हर घंटे उसकी याद आ रही थी। मैं अकेला, चिंतित, उबा हुआ था, छिद्रित और अब हताश भी था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि 1 हफ्ते तक अलग रहने का उस पर वैसा असर नहीं हुआ था। क्या तुम्हें कोई विशेष चीज़ चाहिए थी? बिली ने विनम्रता से पूछा। नहीं, वाकई में नहीं। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा कि तुमने फ़ोन किया है, बिली ने वादा किया। अलविदा बेला। अलविदा, मैंने जवाब दिया, लेकिन उसने पहले ही फ़ोन काट दिया था। मैं कुछ क्षण के लिए फ़ोन हाथ में लिए खड़ा रहा। जेकब ने अपना मन बदल लिया होगा, जैसा कि मुझे डर था। वह मेरी सलाह मानने वाला था और किसी ऐसे व्यक्ति पर और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था जो उसकी भावनाओं का जवाब नहीं दे सकता था। मुझे लगा कि मेरे चेहरे से खून बह रहा है। कुछ गड़बड़ है? चार्ली ने सीढ़ियों से नीचे आते हुए पूछा। नहीं, मैंने झूठ बोलते हुए फ़ोन रख दिया। बिली का कहना है कि जेकब बेहतर महसूस कर रहा है। उसे मोनो नहीं था, तो यह अच्छी बात है। क्या वह यहीं आ रहा है, या तुम वहां जा रहे हो? चार्ली ने ध्यान भटकते हुए पूछा और फ्रिज में हाथ डालने लगा। दोनों में से कोई नहीं, मैंने स्वीकार किया। वो कुछ अन्य दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है। मेरी आवाज़ की टोन ने आखिरकार चार्ली का ध्यान खींचा। वह अचानक घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। उसके हाथ पनीर के टुकड़ों के पैकेट पर जमे हुए थे। क्या लंच के लिए अभी थोड़ा जल्दी नहीं हो गई है? मैंने जितना संभव हो सका उससे हल्के से पूछा,
ताकि उसका ध्यान बंटा सके। नहीं, मैं बस नदी पर ले जाने के लिए कुछ सामान पैक कर रहा हूँ। ओह, आज मछली पकड़ रहे हो? अच्छा, हैरी ने फ़ोन किया। और बारिश नहीं हो रही है। बोलते समय वह काउंटर पर खाने का ढेर बना रहा था। अचानक उसने फिर से ऊपर देखा जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो। बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, क्योंकि जैक बाहर है? कोई बात नहीं, पापा, मैंने उदासीन दिखने की कोशिश करते हुए कहा। जब मौसम अच्छा होता है तो मछलियां बेहतर काटती हैं। वह मेरी तरफ घूर रहा था, उसके चेहरे पर अनिर्णय साफ झलक रहा था। मुझे पता था कि वह चिंतित था, मुझे अकेला छोड़ने से डर रहा था, कहीं मैं फिर से उदास न हो जाऊं। सच में, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जेसिका को फ़ोन करूंगा, मैंने जल्दी से झूठ बोला। मैं अकेले रहना पसंद करूंगा बजाय इसके कि वो मुझे पूरे दिन देखता रहे। हमें कैलकुलस की परीक्षा की तैयारी करनी है। मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। ये बात सच थी, लेकिन मुझे इसके बिना ही काम चलाना होगा। यह एक अच्छा विचार है। आप जेकब के साथ इतना समय बिता रहे हैं, आपके अन्य दोस्त सोचेंगे कि आप उन्हें भूल गए हैं। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जैसे मुझे इस बात की परवाह हो कि मेरे अन्य मित्र क्या सोचते हैं। चार्ली ने मुड़ना शुरू किया, लेकिन फिर चिंतित भाव के साथ वापस घूम गया। अरे, तुम यहाँ या जेस के यहाँ पढ़ाई करोगे, है न? जरूर, और कहाँ? ठीक है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप जंगल से दूर रहें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मुझे ये समझने में 1 मिनट लगा, क्योंकि मैं विचलित था। क्या अब भालू की और परेशानी होगी? चार्ली ने सिर हिलाया, भौहें सिकोड़ी। हमारे पास एक लापता यात्री है। रेंजर्स ने आज सुबह उसका कैंप ढूंढ लिया, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वहाँ कुछ बहुत बड़े जानवरों के निशान थे। बेशक वे बाद में आए होंगे, भोजन की गंध से। वैसे भी, वे अब उसके लिए जाल बिछा रहे हैं। ओह, मैंने अस्पष्टता से कहा। मैं वास्तव में उसकी चेतावनियों को नहीं सुन रहा था। मैं जेकब के साथ हुई स्थिति से कहीं ज्यादा परेशान था, न कि भालू द्वारा खाए जाने की संभावना से। मुझे खुशी थी कि चार्ली जल्दी में था। उसने जेसिका को बुलाने का इंतजार नहीं किया, इसलिए मुझे वह दिखावा नहीं करना पड़ा। मैंने अपनी स्कूल की किताबें रसोई की मेज पर इकट्ठी करके बैग में रख ली। शायद ये बहुत ज्यादा था, और अगर वह छेदों को मारने के लिए उत्सुक नहीं होता, तो शायद उसे शक हो जाता। मैं व्यस्त दिखने में इतना व्यस्त था कि आने वाला भयंकर खाली दिन मुझे तब तक याद नहीं आया जब तक कि मैंने उसे गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा। रसोई के खामोश फोन को घूरने में मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे और मैंने तय कर लिया कि मैं आज घर पर नहीं रहूंगा। मैंने अपने विकल्पों पर विचार किया। मैं जेसिका को फ़ोन नहीं करने वाला था। जहां तक मैं बता सकता था, जेसिका अंधकार की ओर जा चुकी थी। मैं लापुश तक गाड़ी चलाकर जा सकता था और अपनी मोटरसाइकिल ले सकता था। यह एक आकर्षक विचार था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। यदि बाद में मुझे इसकी आवश्यकता हुई तो मुझे आपातकालीन कक्ष तक कौन ले जाएगा? या मेरे पास ट्रक में पहले से ही हमारा नक्शा और कंपास था। मुझे पूरा यकीन था कि अब तक मैं इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ चुका हूँ, इसलिए मैं खो नहीं जाऊंगा। शायद मैं आज 2 लाइनें हटा सकता हूँ, जिससे हम समय से पहले ही उस समय पर पहुँच जाएंगे जब जेकब फिर से अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करने का फैसला करेगा। मैंने ये सोचने से इनकार कर दिया कि यह कितना लंबा हो सकता है, या क्या ये कभी नहीं होने वाला था। मुझे थोड़ी सी ग्लानि हुई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि चार्ली को इस बारे में कैसा महसूस होगा, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं आज फिर से घर में नहीं रह सकता था। कुछ मिनट बाद मैं उस जानी पहचानी मिट्टी वाली सड़क पर था जो किसी खास जगह नहीं जाती थी। मैंने अपनी कार की खिड़कियां नीचे कर ली और अपने ट्रक के लिए जितनी तेज गति से संभव था, उतनी तेज गाड़ी चलाई, अपने चेहरे पर हवा का मजा लेने की कोशिश कर रहा था। फोक्स के लिए दिन बादल छाए हुए थे, लेकिन लगभग सूखा और बहुत अच्छा था। मुझे शुरू करने में जेकब से ज्यादा समय लगा। सामान्य स्थान पर गाड़ी पार्क करने के बाद मुझे कंपास के चेहरे पर छोटी सुई और अब घिस चुके नक्शे पर चिन्हों का अध्ययन करने में लगभग 15 मिनट बिताने पड़े।
जब मुझे यथोचित रूप से यकीन हो गया कि मैं वेब की सही लाइन पर चल रहा हूँ, तो मैं जंगल में चला गया। आज जंगल में जीवन भरा हुआ था, सभी छोटे जीव क्षणिक सूखेपन का आनंद ले रहे थे। किसी तरह, हालांकि, पक्षियों की चहचहाहट और कांव कांव मेरे सिर के चारों ओर शोर मचाते कीड़े और झाड़ियों के बीच से कभी कभी खेत के चूहों की भागदौड़ के बावजूद आज जंगल ज्यादा डरावना लग रहा था। इसने मुझे मेरे सबसे हाल के बुरे सपने की याद दिला दी। मुझे पता था कि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं अकेला था। जेकब की बेफिक्र सीटी और नम जमीन पर दूसरे पैरों की आवाज की कमी खल रही थी। जैसे जैसे मैं पेड़ों के बीच आगे बढ़ता गया, बेचैनी का एहसास बढ़ता गया। सांसें तेज होने लगीं। ये काम थकान की वजह से नहीं बल्कि इसलिए मुश्किल था क्योंकि मुझे अपनी छाती में फिर से एक बेवकूफ छेद की वजह से परेशानी हो रही थी। मैंने अपनी बाहों को अपने धड़ के चारों ओर कसकर रखा और अपने विचारों से दर्द को दूर करने की कोशिश की। मैं लगभग पलट गया, लेकिन मैं पहले से ही खर्च किए गए प्रयास को बर्बाद करना पसंद नहीं करता था। मेरे कदमों की लय ने मेरे दिमाग और मेरे दर्द को सुन्न करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा था। मेरी सांसें आखिरकार सामान्य हो गईं और मुझे खुशी थी कि मैंने हार नहीं मानी। मैं इस झाड़ीदार काम में बेहतर होता जा रहा था। मैं बता सकता था कि मैं तेज था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कितनी कुशलता से आगे बढ़ रहा था। मुझे लगा कि मैंने शायद 4 मील की दूरी तय कर ली है और मैंने अभी तक इसके लिए इधर उधर देखना भी शुरू नहीं किया था। और फिर एक ऐसे अचानक झटके के साथ जिसने मुझे भ्रमित कर दिया, मैंने 2 बेल मेपल द्वारा बनाए गए एक कम मेहराब से होकर कदम रखा जो छाती तक ऊंचे फन को धकेलते हुए घास के मैदान में जा रहा था। ये वही जगह थी, इस बात का मुझे तुरंत यकीन हो गया। मैंने कभी भी इतना सम्मित कोई दूसरा मैदान नहीं देखा था। ये बिल्कुल गोल था, जैसे किसी ने जानबूझकर दोषरहित घेरा बनाया हो। पेड़ों को उखाड़ते हुए, लेकिन लहराती घास में उस हिंसा का कोई सबूत नहीं छोड़ते हुए। पूर्व की ओर, मैं चुपचाप बहती धारा को सुन सकता था। सूरज की रोशनी के बिना ये जगह इतनी शानदार नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत सुंदर और शांत थी। जंगली फूलों के लिए ये गलत मौसम था। जमीन पर लंबी घास उगी हुई थी जो हल्की हवा में झील में लहरों की तरह लहरा रही थी। ये वही स्थान था, लेकिन इसमें वह नहीं था जिसकी मैं तलाश कर रहा था। निराशा भी उतनी ही तात्कालिक थी जितनी की पहचान। मैं वहीं बैठ गया जहां मैं था, वहीं समाशोधन के किनारे घुटनों के बल बैठ गया और हौंफने लगा। आगे जाने का क्या मतलब था? यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ यादें ही थी जिन्हें मैं जब चाहूँ वापस बुला सकता था। अगर मैं कभी भी उस दर्द को सहने के लिए तैयार होता जो मुझे अभी था, मुझे ठंडा कर दिया था। उसके बिना इस जगह में कुछ भी खास नहीं था। मुझे ठीक से पता नहीं था कि मैं यहाँ क्या महसूस करना चाहता था, लेकिन घास का मैदान वातावरण से खाली था, हर चीज से खाली, बिल्कुल हर जगह की तरह, बिल्कुल मेरे बुरे सपनों की तरह। मेरा सिर चक्कर खा रहा था। कम से कम मैं अकेला तो आया था। मुझे यह एहसास होते ही आभार की लहर सी महसूस हुई। अगर मैंने जेकब के साथ घास के मैदान की खोज की होती, तो मैं जिस खाई में गिर रहा था उसे छिपाने का कोई तरीका नहीं था। मैं कैसे समझा सकता था कि मैं किस तरह टुकड़ों में टूट रहा था, कैसे मुझे खाली छेद को खुद को चीरने से बचाने के लिए एक गेंद की तरह सिकुड़ना पड़ा। ये बहुत अच्छा था कि मेरे पास कोई दर्शक नहीं था और मुझे किसी को ये समझाने की ज़रूरत नहीं होगी कि मैं इतनी जल्दी में क्यों था। जेकब ने मान लिया होगा कि इतनी परेशानी के बाद मैं इस बेवकूफ़ जगह को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। मैं यहाँ कुछ सेकंड से ज़्यादा समय बिताना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले से ही अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत ढूंढने की कोशिश कर रहा था, खुद को गेंद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं बच सकूं। इस खाली जगह में इतना दर्द था कि मैं सुन नहीं सकता था। अगर मुझे वहां से भागना होता तो मैं रेंगकर भाग जाता। मैं कितना भाग्यशाली था कि मैं अकेला था। अकेले। मैंने दर्द के बावजूद अपने पैरों पर खड़े होते हुए गंभीर संतुष्टि के साथ यह शब्द दोहराया। ठीक उसी समय पेड़ों के बीच से एक आकृति उत्तर की ओर, लगभग 30 कदम दूर, बाहर निकली। एक पल में ही मेरे अंदर कई तरह
की भावनाएं उमड़ पड़ी। पहली बात तो ये थी कि मैं आश्चर्य में था। मैं यहाँ किसी भी पगडंडी से दूर था और मुझे किसी साथी की उम्मीद नहीं थी। फिर जब मेरी नज़रें स्थिर आकृति पर केंद्रित हुई तो पूरी तरह से शांति, पीली त्वचा को देखकर मेरे अंदर एक गहरी आशा की लहर दौड़ गई। मैंने इसे क्रूरता से दबा दिया, पीड़ा के समान ही तीखे प्रहार से लड़ते हुए। जैसे ही मेरी नज़र काले बालों के नीचे चेहरे पर गई, वह चेहरा जिसे मैं देखना नहीं चाहता था। अगला डर था, ये वह चेहरा नहीं था जिसके लिए मैं दुखी था, लेकिन यह मेरे लिए इतना करीब था कि मैं जान सका कि मेरे सामने खड़ा आदमी कोई आवारा यात्री नहीं था। और अंततः मान्यता, लॉरेंट। मैं आश्चर्यचकित होकर खुशी से चिल्लाया। यह एक तरकीन प्रतिक्रिया थी। मुझे शायद डर पर ही रुक जाना चाहिए था। लॉरेंट जेम्स की कोवेन में से एक था जब हम पहली बार मिले थे। वो उस शिकार में शामिल नहीं था जो उस शिकार के बाद हुआ था जिसमें मैं शिकार था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वह डरता था। मैं उसकी अपनी कोवेन से बड़ी कोवेन द्वारा संरक्षित था। अगर ऐसा नहीं होता तो यह अलग होता। उस समय उसे मेरा भोजन बनाने में कोई संकोच नहीं था। बेशक वो बदल गया होगा, क्योंकि वह अलास्का में दूसरे सभ्य कोवेन के साथ रहने चला गया था, दूसरा परिवार जो नैतिक कारणों से मानव रक्त पीने से इनकार करता था। दूसरा परिवार जैसा, लेकिन मैं खुद को नाम सोचने नहीं दे सका। हाँ, डरना ज्यादा तर्कसंगत होता, लेकिन मुझे सिर्फ संतुष्टि का एहसास हुआ। घास का मैदान फिर से एक जादुई जगह थी। मेरी अपेक्षा से ज्यादा गहरा जादू, लेकिन फिर भी जादुई। यहाँ वो कनेक्शन था जिसकी मुझे तलाश थी। सबूत, चाहे कितना भी दूर क्यों न हो, कि जिस दुनिया में मैं रहता था उसी दुनिया में कहीं न कहीं उसका अस्तित्व था। यह असंभव था कि लॉरेंट बिल्कुल वैसा ही कैसे दिखता था। मुझे लगता है कि पिछले साल किसी तरह के बदलाव की उम्मीद करना बहुत ही मूर्खतापूर्ण और मानवीय था। लेकिन कुछ तो था। मैं उस पर अपनी उंगली नहीं रख सका। बेला, उसने पूछा, मुझसे भी अधिक आश्चर्यचकित दिख रहा था। तुम्हें याद है? मैं मुस्कुराया। ये हास्यास्पद था कि मैं इतना खुश हो जाऊं क्योंकि एक पिशाच मेरा नाम जानता था। वह मुस्कुराया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। वह मेरी ओर बढ़ा, उसके चेहरे पर हैरानी थी। क्या यह उल्टा नहीं है? मैं यहीं रहता हूँ। मुझे लगा कि तुम अलास्का गए होगे। वो लगभग 10 कदम दूर रुक गया, अपना सिर एक तरफ झुका लिया। उसका चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा था जो मैंने अनंत काल में देखा था। मैंने एक अजीब लालची मुक्ति की भावना के साथ उसकी विशेषताओं का अध्ययन किया। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके लिए मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं थी, जो पहले से ही वह सब कुछ जानता था जो मैं कभी नहीं कह सकता था। तुम सही कह रहे हो, उसने सहमति जताई। मैं अलास्का गया था, फिर भी मुझे उम्मीद नहीं थी। जब मैंने कलन की जगह खाली देखी तो मुझे लगा कि वे आगे बढ़ गए हैं। ओह, मैंने अपने होंठ काटे क्योंकि नाम सुनकर मेरे घाव की कच्ची धारें धड़कने लगीं। मुझे खुद को संभालने में एक सेकंड लगा। लॉरेंट उत्सुक आंखों से इंतजार कर रहा था। वे आगे बढ़ गए। मैं अंततः उन्हें ये बताने में कामयाब रही। वो बुदबुदाया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया। क्या तुम उनके पालतू जानवर नहीं थे? उसकी आंखों में किसी भी जानबूझकर की गई नाराजगी का भाव नहीं था। मैं व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया, कुछ ऐसा ही। उसने फिर से विचारमग्न होकर कहा। उस सटीक क्षण में मुझे एहसास हुआ कि वह एक जैसा क्यों दिखता था। कार्लिसले ने हमें बताया कि लॉरेंट तान्या के परिवार के साथ रहा था। मैंने उसे उन दुर्लभ अवसरों पर चित्रित करना शुरू कर दिया था जब मैं उसके बारे में सोचता था, उन्हीं सुनहरी आंखों के साथ जो कलेंस, मैंने नाम को जबरन कहा, झिझकते हुए की थी, जो सभी अच्छे पिशाचों के पास होती है। मैंने अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे लिया और उसकी उत्सुक, गहरी लाल आंखें मेरी हरकत पर नजर रख रही थीं। क्या वे अक्सर आते हैं? उसने पूछा, फिर भी सहजता से, लेकिन उसका ध्यान मेरी ओर चला गया। झूठ बोलो, खूबसूरत मखमली आवाज मेरी याददाश्त से उत्सुकता से फुसफुसाए। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गया, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। क्या मैं भी किसी ऐसे खतरे में था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती?
मोटरसाइकिल उसके बगल में बिल्ली के बच्चे की तरह सुरक्षित थी। मैंने वही किया जो आवाज ने करने को कहा था। अब और फिर से मैंने अपनी आवाज को हल्का, शांत बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि समय लंबा हो गया है। तुम्हें पता है कि वे कैसे विचलित हो जाते हैं। मैं बड़बड़ाने लगा था। मुझे खुद को चुप कराने के लिए काम करना पड़ा। उसने फिर कहा। घर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे ये काफी समय से खाली पड़ा हो। बेला, तुम्हें इससे बेहतर झूठ बोलना चाहिए, आवाज ने आग्रह किया। मैंने कोशिश की। मुझे कार्लिसले को बताना होगा कि तुम यहाँ रुके थे। उसे अफसोस होगा कि वे तुम्हारी यात्रा को चूक गए। मैंने एक पल के लिए विचार करने का नाटक किया, लेकिन मुझे शायद ये बात एडवर्ड को नहीं बतानी चाहिए। मान लीजिए, मैं मुश्किल से उसका नाम बोल पाया और बाहर निकलते समय मेरी अभिव्यक्ति विकृत हो गई, जिससे मेरा झूठा दावा बेकार हो गया। वो बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। खैर, मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, वह जेम्स के पूरे मामले को लेकर अभी भी संवेदनशील है। मैंने अपनी आंखें घुमाईं और एक हाथ को खारिज करते हुए हिलाया, जैसे कि यह सब पुराना इतिहास हो, लेकिन मेरी आवाज में उन्माद की धार थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह पहचान पाएगा कि यह क्या है। क्या वह सचमुच ऐसा है? लॉरेंट ने प्रसन्नतापूर्वक, संदेहपूर्वक पूछा। मैंने अपना जवाब छोटा रखा ताकि मेरी आवाज से मेरी घबराहट का पता न चले। लॉरेंट ने एक कदम आगे बढ़ाया और छोटे से घास के मैदान को निहारने लगा। मुझे यह नहीं पता था कि यह कदम उसे मेरे करीब ले आया था। मेरे दिमाग में आवाज ने एक धीमी सी गुर्राहट के साथ जवाब दिया। तो चीजें कैसे चल रही हैं? डेनाली कार्लिसले ने कहा था कि आप तान्या के साथ रह रहे थे। मेरी आवाज बहुत ऊंची थी। सवाल सुनकर वह चुप हो गया। मुझे तान्या बहुत पसंद है, उसने सोचा, और उसकी बहन इरीना तो और भी ज्यादा। मैं पहले कभी इतने लंबे समय तक एक ही जगह पर नहीं रहा, और मुझे इसके फायदे, इसकी नवीनता पसंद है। लेकिन प्रतिबंध कठिन हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कोई भी इसे लंबे समय तक बनाए रख सकता है। उसने मेरी ओर षड्यंत्रकारी ढंग से मुस्कुराया। कभी कभी मैं धोखा देता हूँ। मैं निगल नहीं पा रहा था। मेरा पैर धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन जब उसकी लाल आंखें हरकत को पकड़ने के लिए नीचे झुकी तो मैं स्तब्ध रह गया। ओह, मैंने धीमी आवाज में कहा। जैस्पर को भी इससे परेशानी है। हिलना मत, आवाज फुसफुसाती हुई बोली। मैंने वही करने की कोशिश की जो उसने निर्देश दिया था। ये कठिन था, उड़ान भरने की प्रवृत्ति लगभग बेकाबू थी। सच में, लॉरेंट को दिलचस्पी दिखी। क्या इसीलिए वे चले गए? नहीं, मैंने ईमानदारी से उत्तर दिया। जैस्पर घर पर ज्यादा सावधान रहता है। हाँ, लॉरेंट ने सहमति जताई। मैं भी। अब उन्होंने जो कदम आगे बढ़ाया वह पूरी तरह से सोच समझकर उठाया गया कदम था। क्या विक्टोरिया ने तुम्हें कभी ढूंढा? मैंने पूछा, सांस फूलने लगी, उसका ध्यान भटकाने के लिए बेताब। ये पहला सवाल था जो मेरे दिमाग में आया, और जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे इसका पछतावा हुआ। विक्टोरिया, जिसने जेम्स के साथ मेरा पीछा किया था और फिर गायब हो गई थी, वह ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसके बारे में मैं इस खास पल में सोचना चाहता था। लेकिन सवाल ने उसे रोक दिया। हाँ, उसने उस कदम पर झिझकते हुए कहा। मैं वास्तव में उसके लिए एक एहसान के रूप में यहाँ आया था। उसने चेहरा बनाया। वह इस बारे में खुश नहीं होगी। किस बारे में? मैंने उत्सुकता से कहा, उसे आगे बोलने के लिए आमंत्रित करते हुए। वह मुझसे दूर पेड़ों की ओर घूर रहा था। मैंने उसके ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए एक कदम पीछे हट गया। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। उसके चेहरे पर काले बालों वाला एक देवदूत जैसा भाव था। मेरे द्वारा तुम्हें मार डालने के बारे में, उसने मोहक म्याऊं म्याऊं में उत्तर दिया। मैं एक और कदम पीछे हट गया। मेरे सिर में भयानक गड़गड़ाहट के कारण सुनना मुश्किल हो गया था। वो उस हिस्से को अपने लिए बचाना चाहती थी। वो खुशी से बोला। वो तुमसे कुछ हद तक नाराज है, बेला। मैंने चीखकर कहा। उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। मुझे पता है, मुझे भी ये थोड़ा पिछड़ापन लगता है, लेकिन जेम्स उसका साथी था और तुम्हारे एडवर्ड ने उसे
मार डाला, यहाँ तक कि यहाँ मृत्यु के कगार पर भी उसका नाम मेरे न भरे घावों को दांतेदार किनारे की तरह चीर रहा था। लॉरेंट मेरी प्रतिक्रिया से अनजान था। उसने एडवर्ड की तुलना में तुम्हें मारना अधिक उचित समझा। अच्छा बदला, दोस्त के लिए दोस्त। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके लिए जमीन की स्थिति का पता लगाऊं, इसलिए मैंने सोचा नहीं था कि तुम तक पहुंचना इतना आसान होगा। इसलिए शायद उसकी योजना दोषपूर्ण थी। जाहिर है कि ये वह बदला नहीं होगा जिसकी उसने कल्पना की थी, क्योंकि अगर उसने तुम्हें यहाँ असुरक्षित छोड़ दिया तो तुम उसके लिए बहुत मायने नहीं रखते। एक और झटका, मेरी छाती में एक और चीर। लॉरेंट का वजन थोड़ा सा खिसक गया और मैं एक और कदम पीछे हट गई। उसने भौहें सिकुड़ी। मुझे लगता है कि वह नाराज होगी, वैसे भी। तो फिर उसका इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने घुटते हुए कहा। एक शरारती मुस्कान ने उसके चेहरे को फिर से बदल दिया। अच्छा, तुमने मुझे बुरे समय पर पकड़ा है, बेला। मैं विक्टोरिया के मिशन पर इस जगह नहीं आया था, मैं शिकार करने आया था। मैं बहुत प्यासा हूँ और तुम्हारी बदबू बस मुंह में पानी लाने वाली है। लॉरेंट ने मेरी ओर स्वीकृति भरी नजरों से देखा, मानो वह मेरी तारीफ करना चाहता हो। उसे धमकाओ, सुंदर भ्रम ने आदेश दिया। उसकी आवाज भय से विकृत हो गई। उसे पता चल जाएगा कि यह तुम ही थे, मैंने आज्ञाकारी ढंग से फुसफुसाया। तुम इससे बच नहीं पाओगे। और क्यों नहीं? लॉरेंट की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने पैरों के बीच छोटे से छेद के चारों ओर देखा। उद्धरण चिन्ह, अगली बारिश में खुशबू बह जाएगी। कोई भी तुम्हारा शरीर नहीं खोज पाएगा, तुम बस लापता हो जाओगे, जैसे बहुत से दूसरे इंसान। एडवर्ड के पास मेरे बारे में सोचने का कोई कारण नहीं है, अगर वह जांच करने के लिए पर्याप्त परवाह करता है। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, बेला। बस प्यास है। भीख मांगो, मेरा भ्रम विनती कर रहा था। कृपया, मैंने हौंफते हुए कहा। लॉरेंट ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा दयालु था। इसे इस तरह से देखो, बेला, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि मैं ही तुम्हें ढूंढ पाया। क्या मैं हूँ? मैंने कहा और एक कदम पीछे हट गया। लॉरेंट भी लचीला और सुंदर होकर पीछे आया। हाँ, उसने मुझे आश्वस्त किया। मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। ओह, मैं विक्टोरिया से इस बारे में बाद में झूठ बोलूंगा, स्वाभाविक रूप से, बस उसे शांत करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें पता होता कि उसने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है, बेला। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, लगभग घृणा से। मैं कसम खाता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे धन्यवाद दोगी। मैं भयभीत होकर उसकी ओर देखता रहा। उसने हवा के झोंके को सूंघा जो मेरे बालों के धागों को उसकी ओर उड़ा रहा था। मुंह में पानी आ गया, उसने गहरी सांस लेते हुए दोहराया। मैं वसंत के लिए तनाव में था, मेरी आंखें सिकुड़ी हुई थीं और एडवर्ड की उग्र दहाड़ की आवाज़ मेरे सिर के पीछे दूर से गूंज रही थी। उसका नाम उन सभी दीवारों को तोड़ रहा था जो मैंने उसे रोकने के लिए बनाई थीं। एडवर्ड, एडवर्ड, एडवर्ड। मैं मरने वाला था। अब मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवर्ड, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी संकुचित आंखों से मैंने देखा कि कैसे लॉरेंट सांस लेने की क्रिया में रुक गया और अचानक अपना सिर बाईं ओर घुमा लिया। मैं उससे दूर देखने, उसकी नज़र का अनुसरण करने से डर रहा था, हालांकि उसे मुझ पर हावी होने के लिए किसी विकर्षण या किसी अन्य चाल की ज़रूरत नहीं थी। जब वह धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगा तो मैं राहत महसूस करने के लिए बहुत हैरान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मैं मुश्किल से उनकी बात सुन पाया। मुझे फिर देखना पड़ा। मेरी आंखें घास के मैदान को स्कैन कर रही थीं, उस रुकावट की तलाश में जिसने मेरी जिंदगी को कुछ सेकंड के लिए बढ़ा दिया था। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा और मेरी नज़र फिर से लॉरेंट पर चली गई। वह अब और तेजी से पीछे हट रहा था, उसकी आंखें जंगल में घुसी हुई थीं। तभी मैंने उसे देखा, एक विशाल काली आकृति पेड़ों से बाहर निकली, छाया की तरह शांत और जानबूझकर पिशाच की ओर बढ़ी। ये घोड़े जितना लंबा था, लेकिन मोटा, बहुत अधिक मांसल। लंबे थूथन ने मुंह बनाया, जिससे खंजर जैसे कृंतक दांतों की एक पंक्ति दिखाई दी।
दांतों के बीच से एक भयानक गुर्राहट निकली, जो लंबे समय तक चलने वाली गड़गड़ाहट की तरह समाशोधन में गूंज रही थी। भालू, लेकिन ये बिल्कुल भी भालू नहीं था। फिर भी यह विशालकाय काला राक्षस ही वह प्राणी था जो सभी को डरा रहा था। दूर से देखने पर कोई भी यह मान सकता था कि यह भालू है। इतना विशाल, इतना शक्तिशाली और क्या हो सकता है। काश मैं इतना भाग्यशाली होता कि उसे दूर से देख पाता। लेकिन वो घास के बीच चुपचाप चलता हुआ चला गया। जहां मैं खड़ा था वहां से मात्र 10 फीट की दूरी पर। 1 इंच भी मत हिलना, एडवर्ड की आवाज फुसफुसाई। मैं उस राक्षसी जीव को घूरता रहा। मेरा दिमाग चकरा गया क्योंकि मैं उसका नाम रखने की कोशिश कर रहा था। उसके आकार और चलने के तरीके से एक कुत्ते जैसा आभास होता था। मैं सिर्फ एक ही संभावना के बारे में सोच सकता था। मैं डर के मारे बंद था। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भेड़िया इतना बड़ा हो सकता है। उसके गले में एक और गुर्राहट की आवाज गूंजी और मैं उस आवाज से दूर हट गया। लॉरेंट पेड़ों के किनारे की ओर पीछे हट रहा था और ठंड के डर से मैं उलझन में पड़ गया। लॉरेंट पीछे क्यों हट रहा था? माना कि भेड़िया आकार में राक्षसी था, लेकिन वह सिर्फ एक जानवर था। एक पिशाच के पास जानवर से डरने का क्या कारण हो सकता है? और लॉरेंट डर गया था। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, बिल्कुल मेरी तरह। मानो मेरे सवाल के जवाब में अचानक विशालकाय भेड़िया अकेला नहीं रह गया था। उसके दोनों ओर 2 और विशालकाय जानवर चुपचाप घास के मैदान में घुस आए। एक गहरे भूरे रंग का था, दूसरा भूरे रंग का। दोनों में से कोई भी पहले वाले जितना लंबा नहीं था। भूरा भेड़िया पेड़ों के बीच से मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर आया। उसकी नज़र लॉरेंट पर टिकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, 2 और भेड़िए पीछे आ गए, जो भी आकार में पंक्तिबद्ध थे, जैसे दक्षिण की ओर उड़ते हुए हंस। इसका मतलब था कि वह जंग लगा भूरा राक्षस जो आखिरी बार झाड़ियों के बीच से निकला था, मेरे छूने के लिए काफी करीब था। मैंने अनजाने में ही सांस रोक ली और पीछे की ओर कूद गया, जो कि मेरी सबसे बेवकूफ़ी भरी हरकत थी। मैं फिर से जम गया, भेड़ियों के मुझ पर हमला करने का इंतजार करते हुए, जो कि उपलब्ध शिकार में से बहुत कमज़ोर था। मैंने थोड़ी देर के लिए कामना की कि लॉरेंट आगे बढ़े और भेड़ियों के झुंड को कुचल दे। यह उसके लिए इतना आसान होना चाहिए। मैंने अनुमान लगाया कि मेरे सामने मौजूद 2 विकल्पों में से भेड़ियों द्वारा खाया जाना निश्चित रूप से सबसे बुरा विकल्प था। मेरे सबसे निकट खड़ा लाल भूरे रंग का भेड़िया मेरी हौंफने की आवाज़ सुनकर अपना सिर थोड़ा सा घुमाने लगा। भेड़िए की आंखें गहरी, लगभग काली थीं। उसने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। उसकी गहरी आंखें किसी जंगली जानवर के लिए बहुत बुद्धिमान लग रही थीं। जैसे ही उसने मुझे घूरा, मैंने अचानक जेकब के बारे में फिर से सोचा, कृतज्ञता के साथ। कम से कम मैं यहाँ अकेली आई थी, इस परीक्षा के मैदान में जो अंधेरे राक्षसों से भरा हुआ था। कम से कम जेकब भी मरने वाला नहीं था। कम से कम मैं उसकी मौत अपने हाथों नहीं होने देती। तभी नेता की एक और धीमी गर्जना के कारण लाल भूरे भेड़िए ने अपना सिर घुमाया और वह लॉरेंट की ओर वापस मुड़ा। लॉरेंट राक्षस भेड़ियों के झुंड को बिना किसी छुपे सदमे और डर के देख रहा था। पहले तो मैं समझ गया, लेकिन मैं तब दंग रह गया जब बिना किसी चेतावनी के वो घूम गया और पेड़ों में गायब हो गया। वह भाग गया। भेड़िए 1 सेकंड में ही उसके पीछे पड़ गए, खुली घास पर कुछ शक्तिशाली छलांगों के साथ दौड़ते हुए, इतनी जोर से गुर्राते और झपटते हुए कि मेरे हाथ सहज रूप से मेरे कानों को ढकने के लिए उड़ गए। एक बार जब वे जंगल में गायब हो गए तो आवाज़ आश्चर्यजनक तेजी से धीमी हो गई। और फिर मैं अकेला रह गया। मेरे घुटने मुड़ गए और मैं अपने हाथों के बल गिर पड़ा। मेरे गले में सिसकियां भरने लगीं। मुझे पता था कि मुझे वहां से चले जाना चाहिए, और अभी चले जाना चाहिए। भेड़िए लॉरेंट का पीछा कब तक करेंगे, इससे पहले कि वे मेरे पीछे वापस आएं? या लॉरेंट उन पर हमला कर देगा? क्या वही वह होगा जो उसे ढूंढने आया था? हालांकि पहले तो मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे और मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पैरों पर कैसे खड़ा हूँ। मेरा दिमाग डर, खौफ और उलझन से आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैंने अभी क्या देखा है। एक पिशाच को ऐसे बड़े कुत्तों से नहीं भागना चाहिए था। उसकी ग्रेनाइट त्वचा के सामने उनके दांत क्या काम आएंगे। और भेड़ियों को लॉरेंट से दूर रहना चाहिए था। भले ही उनके असाधारण आकार ने उन्हें किसी चीज से डरना नहीं सिखाया हो, फिर भी यह कोई मतलब नहीं था कि वे उसका पीछा करेंगे। मुझे संदेह था कि उसकी बर्फीली संगमरमर की त्वचा से भोजन जैसी कोई गंध आएगी। वे लॉरेंट का पीछा करने के लिए मेरे जैसे गर्म खून वाले और कमजोर व्यक्ति को क्यों छोड़ेंगे। मैं इसे जोड़ नहीं सका। घास के मैदान में ठंडी हवा बह रही थी, जिससे घास हिल रही थी, जैसे कोई चीज उसमें से गुजर रही हो। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे हट गया, हालांकि हवा मुझे बिना किसी नुकसान के छू रही थी। घबराहट में लड़खड़ाते हुए मैं मुड़ा और पेड़ों की तरफ भागा। अगले कुछ घंटे बहुत कष्टदायक थे। मुझे पेड़ों से बचकर निकलने में 3 गुना समय लगा, जितना कि घास के मैदान तक पहुंचने में लगा था। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मैं कहाँ से भाग रहा हूँ। जब तक मैं खुद को इतना संभाल पाया कि कंपास को याद रख सकूं, मैं अनजान और खतरनाक जंगल में पहुंच चुका था। मेरे हाथ इतनी तेजी से कांप रहे थे कि मुझे कंपास को कीचड़ भरे जंगल में रखना पड़ा। जमीन पर बैठकर उसे पढ़ पाना मुश्किल था। हर कुछ मिनट में मैं कंपास को नीचे रखकर जांचता कि मैं अभी भी उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा हूं या नहीं। सुनता था, जब आवाजें मेरे कदमों की उन्मत्त चीख के पीछे छिपी नहीं होती थीं, पत्तियों में चलती अदृश्य चीजों की शांत फुसफुसाहट। एक जयबर्ड की आवाज ने मुझे पीछे की ओर उछाल दिया और युवा स्प्रूस के घने स्टैंड में गिर गया। मेरी भुजाएं खरोंच गईं और मेरे बाल रस से उलझ गए। एक गिलहरी के अचानक हेमलॉक पर चढ़ने से मैं इतनी जोर से चीखा कि मेरे अपने कान दुखने लगे। आखिरकार पेड़ों के बीच एक दरार दिखाई दी। मैं खाली सड़क पर आ गया, जहां मैंने ट्रक छोड़ा था, उससे 1 मील दक्षिण में। मैं थका हुआ था। मैं तब तक गली में दौड़ता रहा जब तक कि मुझे वह नहीं मिल गया। जब तक मैं कैब में बैठा, मैं फिर से रोने लगा। मैंने अपनी जेब से चाबियां निकालने से पहले दोनों कड़े ताले जोर से खोले। इंजन की गर्जना सुकून देने वाली और समझदारी भरी थी। इसने मुझे अपने आंसुओं को नियंत्रित करने में मदद की, क्योंकि मैं अपने ट्रक को मुख्य राजमार्ग की ओर तेजी से ले जा सकता था। मैं शांत था, लेकिन घर पहुंचने पर फिर भी उलझन में था। चाली की क्रूजर ड्राइववे में थी। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि कितनी देर हो चुकी थी। आसमान पहले से ही धुंधला था। बेला, चाली ने पूछा जब मैंने पीछे से सामने का दरवाजा बंद किया और जल्दी से ताले लगा दिए। हाँ, यह मैं ही हूँ। मेरी आवाज अस्थिर थी। तुम कहाँ थे? वो गरजते हुए बोला और अशुभ भाव के साथ रसोई के दरवाजे से अंदर आया। मैं झिझक रहा था। उसने शायद स्टेनली को बुलाया होगा। बेहतर होगा कि मैं सच बोलूं। मैं पैदल यात्रा कर रहा था। मैंने स्वीकार किया। उसकी आंखें तंग थीं। जेसिका के पास जाने का क्या हुआ? आज मुझे कैलकुलस में मन नहीं लगा। चाली ने अपनी बाहें छाती पर रख लीं। मुझे लगा कि मैंने तुमसे जंगल से बाहर रहने को कहा था। हाँ, मुझे पता है। चिंता मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं कांप उठा। चाली ने पहली बार मेरी तरफ देखा। मुझे याद आया कि मैंने आज जंगल में कुछ समय बिताया था। मैं शायद बहुत गंदा हो गया हूँ। क्या हुआ? चाली ने पूछा। फिर से मैंने फैसला किया कि सच्चाई, या उसका कुछ हिस्सा, सबसे अच्छा विकल्प था। मैं इतना हिल गया था कि ये दिखावा करने में असमर्थ था कि मैंने वनस्पतियों और जीवों के साथ एक घटनाहीन दिन बिताया था। मैंने भालू को देखा। मैंने शांति से कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ ऊंची और कांप रही थी। ये भालू नहीं है, हालांकि यह किसी तरह का भेड़िया है। और वे 5 हैं। एक बड़ा काला, एक भूरा और एक लालिमायुक्त भूरा। चाली की आंखें भय से गोल हो गईं। वह तेजी से मेरे पास आया और मेरी बाहों के ऊपरी हिस्से को पकड़ लिया। तुम ठीक हो? मेरा सिर कमजोर भाव से हिला। किया हुआ जवाब दो। उन्होंने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनके चले जाने के बाद मैं भाग गया और मैं कई बार नीचे गिरा। उसने मेरे कंधों को छोड़ा और अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेट लीं।
काफी देर तक उसने कुछ नहीं कहा। भेड़िए, वो बुदबुदाया। क्या? रेंजर्स ने कहा कि भालू के लिए पैरों के निशान गलत थे, लेकिन भेड़िए इतने बड़े नहीं होते। ये बहुत बड़े थे। तुमने कहा कि तुमने कितने देखे? 5। चाली ने चिंता से भौहें सिकोड़ते हुए अपना सिर हिलाया। आखिरकार उसने ऐसे लहजे में कहा जिसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। अब और लंबी पैदल यात्रा नहीं। कोई समस्या नहीं, मैंने उत्साहपूर्वक वादा किया। चाली ने स्टेशन पर फोन करके बताया कि मैंने क्या देखा था। मैंने भेड़ियों को कहाँ देखा था, इस बारे में थोड़ा सा झूठ बोला, ये दावा करते हुए कि मैं उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता को पता चले कि मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध जंगल में कितनी गहराई तक चला गया था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी उस जगह के आसपास भटके जहां लॉरेंट मुझे खोज रहा हो। इस बारे में सोचकर मुझे बीमार महसूस हुआ। क्या तुम्हें भूख लगी है? फोन रखते हुए उसने मुझसे पूछा। मैंने अपना सिर हिलाया, हालांकि मैं भूख से मर रहा था। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे कहा, बस थक गया हूँ। मैं सीढ़ियों की ओर मुड़ा। अरे, चाली ने कहा, उसकी आवाज़ अचानक फिर से संदिग्ध हो गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि जेकब दिन भर के लिए चला गया था? बिली ने यही कहा था, मैंने उसके प्रश्न से भ्रमित होकर उससे कहा। उन्होंने 1 मिनट तक मेरे चेहरे के भावों का अध्ययन किया और जो कुछ उन्होंने देखा उससे संतुष्ट दिखे। क्यों? मैंने पूछा। ऐसा लग रहा था कि वह ये कहना चाह रहा था कि मैं आज सुबह उससे झूठ बोल रहा था, जेसिका के साथ पढ़ाई के अलावा किसी और बात पर। ठीक है, बात बस इतनी सी है कि जब मैं हैरी को लेने गया तो मैंने जेकब को अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टोव के सामने देखा। मैंने हाथ हिलाकर नमस्ते किया, लेकिन उसने। खैर, मुझे नहीं पता कि उसने मुझे देखा या नहीं। मुझे लगता है कि शायद वह अपने दोस्तों से बहस कर रहा था। वह अजीब लग रहा था, जैसे वह किसी बात से परेशान था। और अलग, ऐसा लगता है जैसे आप उस बच्चे को बढ़ते हुए देख सकते हैं। जब भी मैं उसे देखता हूँ, वह बड़ा होता जाता है। बिली ने बताया कि जैक और उसके दोस्त कुछ फिल्में देखने के लिए पोर्ट एंजल्स जा रहे थे। वे शायद किसी से मिलने का इंतजार कर रहे थे। ओह, चाली ने सिर हिलाया और रसोई घर की ओर चला गया। मैं हॉल में खड़ा था, जेकब के अपने दोस्तों के साथ बहस करने के बारे में सोच रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने सैम के साथ स्थिति के बारे में एम्ब्री से बात की थी। शायद यही कारण था कि उसने आज मुझे छोड़ दिया। अगर इसका मतलब था कि वह एम्ब्री के साथ चीज़ों को सुलझा सकता है, तो मुझे खुशी है कि उसने ऐसा किया। मैं अपने कमरे में जाने से पहले फिर से ताले की जांच करने के लिए रुका। यह एक मूर्खतापूर्ण काम था। आज दोपहर मैंने जितने भी राक्षस देखे थे, उनमें से किसी पर भी ताला लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। मैंने मान लिया था कि सिर्फ हैंडल ही भेड़ियों को रोक सकता है, क्योंकि उसके अंगूठे आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। और अगर लॉरेंट यहाँ आ गया, या विक्टोरिया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन मैं इतना कांप रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी रजाई के नीचे सिमटकर एक गेंद की तरह हो गया और भयावह तथ्यों का सामना किया। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई भी सावधानी नहीं बरत सकता था। कोई भी जगह नहीं थी जहां मैं छिप सकता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मुझे एहसास हुआ, मेरे पेट में उल्टी सी होने लगी, कि स्थिति उससे भी बदतर थी। क्योंकि ये सभी तथ्य चाली पर भी लागू होते थे। मेरे पिता, जो मुझसे एक कमरे की दूरी पर सो रहे थे, मेरे ऊपर केंद्रित लक्ष्य के दिल से बस एक बाल की दूरी पर थे। मेरी गंध उन्हें यहाँ ले आएगी, चाहे मैं यहाँ रहूं या नहीं। भूकंप के झटकों ने मुझे इतना हिला दिया कि मेरे दांत किटकिटाने लगे। खुद को शांत करने के लिए मैंने असंभव की कल्पना की। मैंने कल्पना की कि बड़े भेड़िए जंगल में लॉरेंट को पकड़ लेंगे और अविनाशी अमर का नरसंहार करेंगे, जिस तरह वे किसी भी सामान्य व्यक्ति का करते हैं। इस तरह के दृश्य की बेतुकीता के बावजूद इस विचार ने मुझे सुकून दिया। अगर भेड़ियों ने उसे पकड़ लिया तो वह विक्टोरिया को नहीं बता पाएगा कि मैं यहाँ अकेला हूँ। अगर वह वापस नहीं आया तो शायद वह सोचेगी कि कलन अभी भी मेरी रक्षा कर रहे हैं।
काश भेड़िए ऐसी लड़ाई जीत पाते। मेरे अच्छे पिशाच कभी वापस नहीं आने वाले थे। ये कल्पना करना कितना सुखद था कि दूसरे प्रकार के पिशाच भी गायब हो सकते हैं। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और बेहोशी की हालत में अपने बुरे सपने के शुरू होने का इंतजार करने लगा। यह उस पीले, खूबसूरत चेहरे से बेहतर है जो अब मेरी पलकों के पीछे से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी कल्पना में विक्टोरिया की आंखें प्यास से काली थीं, प्रत्याशा से चमक रही थीं, और उसके होंठ खुशी में उसके चमकते दांतों से पीछे मुड़े हुए थे। उसके लाल बाल आग की तरह चमक रहे थे, वे उसके जंगली चेहरे के चारों ओर अस्त व्यस्त तरीके से उड़ रहे थे। लॉरेंट के शब्द मेरे दिमाग में बार बार दोहराए गए। यदि तुम्हें पता होता कि उसने तुम्हारे लिए क्या योजना बनाई है। मैंने चिल्लाने से बचने के लिए अपना मुंह मुट्ठी से दबा लिया।